जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आपको प्यारे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन फैमिली 24 में। आज हम लोग इस लेक्चर में 10th में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले जितने बोर्ड एग्जाम में बहुत सा हेल्प कराता है। यदि आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो इतना जितना ऑब्जेक्टिव हम करवा रहे हैं उतना ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। कम से कम यदि मानव नेत्र से हर एक वर्ष पूछा जाता है मानव नेत्र से ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन से पहले हम आपको बता दें क्या कि आप यदि बैठ रहे हैं तो आप कॉपी कलम लेकर बैठे। क्यों? क्योंकि आप जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाता है वैसे वैसे पहले आप अपने मन से बनाएं, उसके बाद हम आंसर बताएंगे, ऑप्शन को सबको एक्सप्लेन करेंगे। उस स्टेप से आप लास्ट में देखिएगा कि हमारा कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है, और वो बात कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि हमारा इतना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। तो बढ़ते हैं सबसे पहला क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। तो बताओ, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पे बनाता है। तो बता दे कि मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है बाबू, तो रेटिना पर। यदि ऑप्शन में रेटिना नहीं देता है तो रेटिना के स्थान पे तुम्हारा क्या देगा, दृष्टि पटल। रेटिना के स्थान पे तुम्हारा क्या देगा, दृष्टि पटल। दृष्टि पटल या रेटिना दोनों एक ही को बोला जाता है। तो मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, तो रेटिना पर बनाता है। कॉर्निया की बात किया जाए तो कॉर्निया किसको कहते हैं, मानव नेत्र में जो उभरा हुआ हल्का सा भाग होता है, ऐसे उठा हुआ भाग होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। उसके बाद आइरिस की बात किया जाए तो यदि जो मानव नेत्र पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया होगा कि श्वेत पटल के ठीक निचला भाग को हम क्या कहते हैं, कॉराइड कहते हैं। कॉराइड आगे आकर दो वो उंगली नुमा आकार में बढ़ जाता है। जो उंगली नुमा आकार होता है उसी को हम क्या कहते हैं, तो आइरिस कहते हैं, या आइरिस का अगला नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं, परितारिका भी कहते हैं। आइरिस को क्या कहते हैं, परितारिका भी कहते हैं। तो आइरिस क्या होता है, परितारिका क्या होता है, समझ में आया। उसके बाद एक होता है पुतली। तो देखो ये दोनों आइरिशों के बीच में, जैसे अंगुली नुमा रचना है जिसको हम क्या बोलेंगे, आइरिस, और ये दोनों आइरिशों के बीच में कुछ स्पेस रहता है, कुछ जगह खाली रहता है। उस खाली जगह को ही हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। पुतली का मुख्य कार्य क्या है कि जो मानव नेत्र में प्रकाश जा रहा है ना, वो प्रकाश को नियंत्रित करने का काम करता है। ज्यादा मात्रा में प्रकाश जाता है तो ये क्या हो जाता है, सड़ जाता है कि बाबू ज्यादा तुम्हारा अंदर जरूरत नहीं है, कम ही जाओ। यदि कम उसको प्रकाश मिलते रहता है तो ये क्या हो जाता है, फैल जाता है कि तुमको और प्रकाश की जरूरत है। यही कारण है कि हम जब अचानक अंधेला रूम से डायरेक्ट ज्यादा इंजोला जगह पे जाते हैं तो हम जल्दी किसी वस्तु को देख नहीं पाते। कुछ देरी के बाद, क्षणिक सेकंड के बाद हम उस वस्तु को देखते हैं। यही कारण कि पुतली को फैलने और सिकुड़ने में टाइम लगता है। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा है क्या कि मानव नेत्र में किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है। तो मानव नेत्र में किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, ये गलत बात है। मानव नेत्र में किस प्रकार लेंस होता है, कौन लेंस होता है, जो देखो मानव नेत्र में अवतल लेंस होता है, नहीं। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है बाबू, उत्तल लेंस होता है। उत्तल दर्पण होता है, नहीं। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, मतलब जो सामान्य नेत्र होता है, जो हमारा नेत्र है, वो किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, आभासी और सीधा नहीं। आभासी और सीधा नहीं बनाता है, वास्तविक और सीधा कभी होता नहीं है, वास्तविक और उल्टा। हमारा सही ऑप्शन कौन होगा, सी वाला। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, तो रेटिना पर। कैसा बनाता है, तो वास्तविक और उल्टा बनाता है। कैसा, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो बता दें कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए क्या हम लेते हैं बाबू, तो एक प्रिज्म लेते हैं। प्रिज्म क्या होता है, तो प्रिज्म कांच की एक टुकड़ा होता है। कांच की एक टुकड़ा होता है प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म में पूछा जाता है क्वेश्चन और कि प्रिज्म में कितनी सतह होते हैं, तो प्रिज्म में 5 सतह होती है टोटल। आयताकार सतह पूछेगा तो 3, त्रिभुजाकार सतह पूछेगा तो 2। जैसे हम प्रिज्म को बता दे रहे हैं, इस टाइप से समझो। ये तुम्हारा क्या होता है, इसको खोलते हैं, यही तुम्हारा प्रिज्म होता है। ये तुम्हारा क्या होता है बाबू, प्रिज्म होता है। कैसे सर, देखिए इसमें क्या पूछा है, 1 2
3 4 और एक अंदर वाला 5। प्रिज्म में कितने सतह हो रहे हैं? 5 सतह, एक सतह, 2 सतह, 3 सतह इधर वाला, एक इधर वाला 4 और एक अंदर वाला 5 हो गया। इसमें यदि तुमको आयताकार सतह पूछेगा तो ध्यान देना कि आयताकार सतह कितना बन रहा है, एक ये वाला आयताकार, एक ये आयताकार, 2 आयताकार और एक नीचे वाला आयताकार, 3 गो आयताकार सतह बन रहा है। उसके बाद त्रिभुजाकार, देखो एक पीछे वाला त्रिभुजाकार बन रहा है और ये त्रिभुजाकार होता है। मतलब इसी आकार का हम कांच का टुकड़ा लेंगे ना तो हमारा क्या कहलाएगा? प्रिज्म कहलाएगा। आया ही हो, बात समझ में आया होगा कि प्रिज्म किसको कहते हैं और प्रिज्म क्या होता है जो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करती है? तो बता दें कि टिंडल प्रभाव हमारा जो होता है प्रकाश की क्या करता है? प्रकिरणन को बताता है। प्रकाश की प्रकिरणन को बताता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की प्रकिरणन को बताता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस में फोकस दूरी का परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है बाबू? तो बता दें कि पक्षमाभी पेशियां, पक्षमाभी पेशियां को ही बोला जाता है एक और नाम जिसको बोलते हैं सिलियरी मांस पेशियां, सिलियरी मांस पेशियां, पक्षमाभी पेशियां, या फिर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो तुम्हारा क्या रहेगा? सिलियरी मांस पेशियां। तो मानव अभिनेत्र लेंस होता है या मानव नेत्र लेंस जो होता है उसका फोकस को बढ़ाने या घटाने का काम कौन करता है? सिलियरी मांस पेशियां। उसके बाद पुतली तो प्रकाश को नियंत्रित करने का काम करता है। दृष्टि पटल जिसको हम रेटिना भी कहते हैं, वहां पे क्या बनाता है? किसी मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। परितारिका या आइरिस वही होता है कि दोनों पुतली के, परितारिका आइरिस के बीच के स्थान वाले को हम क्या कहते हैं? पुतली, वो होता है हमारा आइरिस। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है? यानी निकट के वस्तु को साफ साफ नहीं देख रहा है, इसका मतलब है कि दूर के वस्तु को साफ साफ देख रहा होगा। तो जहां के वस्तु को देखता है वही दोष होता है। ये दूर के वस्तु को साफ साफ देख रहा है, इसका मतलब है कि इसको कौन सा दोष हो रहा है? दूरदृष्टि दोष हुआ है। तो हमारा सही आंसर कौन होगा? ये वाला। यदि निकट के वस्तु को देख पा रहा है तो कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। हालांकि देखने में उल्टा टाइप का होगा कि निकट दृष्टि दोष मतलब निकट के वस्तु को दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ होता क्या है? उल्टा, कि निकट दृष्टि दोष बोलेगा तो निकट के वस्तु सूझेगा और दूर दृष्टि दोष बोलेगा तो दूर के वस्तु सूझेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या बोल रहा है कि निकट के वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि हमारा दूर के वस्तु साफ साफ दिखाई देगा। दूर के वस्तु साफ साफ दिखाई देगा तो कौन सा दृष्टि दोष कहलाएगा? दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अधिकतम होता है। तो बता दें कि प्रकाश का सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है बाबू? तो लाल का होता है। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का होता है। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैगनी का होता है। तो हमारा सही आंसर कौन होगा? लाल। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैगनी का। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का होता है। इसी वजह से यहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है कि खतरा के निशान के लिए कौन सा रंग का प्रयोग किया जाता है? तो लाल रंग का। आखिर क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जिससे अधिक दूरी तक वाले वस्तु को क्या कर पाता है? दिखाई दे देता है। इसलिए खतरा के निशानी में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? लाल रंग। ऊंची इमारत हो या ऊंचा टावर हो, उसके शीर्ष पर कैसा बत्ती लगाया जाता है? तो लाल बत्ती। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, दूरी से ही किसी वस्तु को वो दिखाई दे देता है, यहाँ क्या है? खतरा है। इसलिए खतरा के निशानी में भी कौन सा रंग? लाल रंग। दोपहर के समय में सूर्य का प्रकाश कैसा प्रतीत होता है? तो दोपहर के समय में बाबू श्वेत, जिसको हम बोलते हैं एकदम स्वच्छ, उजला उजला। आगे बढ़ते हैं। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। तो टिंडल प्रभाव आमतौर पर किसमें देखा जाता है? जंगल में ज्यादा देखा जाता है। टिंडल प्रभाव जंगलों में देखा जाएगा। वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता है? अनुमान लगाओ, वायुमंडल नहीं होता तो प्रकाश का परिकिरण नहीं होता है, तो हमारा कैसा दिखाई देता? पूरा पूरी काला। आंसर बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंख व्यवहार करती है तो आंख कैसे? अभी बताया कि आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। तो आंख कौन सा लेंस की तरह व्यवहार करती है? उत्तल लेंस की तरह। आंख उत्तल लेंस की तरह। उसके बाद सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो सामान्य नेत्र के लिए बता दे स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट न्यूनतम दूरी बोलेगा तो 25 सेंटीमीटर, और स्पष्ट अधिकतम दूरी बोलेगा तो क्या होगा? हमारा अनंत होगा। तो हमारा अभी क्या बोला? न्यूनतम दूरी, तो क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट, देखो दूर दूर दूरी, तो दूर दूरी कितना होगा बाबू, अनंत। न्यूनतम बोलेगा तो 25 सेंटीमीटर, दूर बोलेगा तो अनंत। श्वेत प्रकाश कितने वर्ण होते हैं, श्वेत प्रकाश में कई रंग होता है, तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है। ये बात कैसे पता चलता है कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है, जब हम उसको श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारेंगे ना तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। इंद्रधनुष पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो 7 रंगों की एक पट्टी दिखाई देती है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। उसके बाद 7 रंगों की पट्टी को जब फिर से प्रिज्म से गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश में विभाजित हो जाता है। इसका मतलब यह है कि श्वेत प्रकाश में कितना रंग मिला होता है, 7 रंग। और जब ये 7 रंग को मिला देते तो फिर से हमको क्या प्राप्त हो जाता है, श्वेत प्रकाश। वही बात यहाँ बोला कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो कितना रंग होगा हमारा, 7 रंग। आगे बढ़ते हैं। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, तो नेत्र गोलक का व्यास लगभग 3.3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 3.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेत्र गोलक की प्रकृति कैसी होती है, तो नेत्र गोलक की प्रकृति सबको जानता है भैया, आंख कैसन होता है, गोल होता है, गोलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, अभी जस्ट बताया कि प्रिज्म से गुजारेंगे श्वेत प्रकाश को तो कितना रंग में बटेगा, 7 रंग में। तो इंद्रधनुष में कितने रंग, 7 रंग होते हैं, ऑप्शन बी वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्नलों की व्याख्या क्या कहलाती है, सिग्नलों की व्याख्या क्या होती है, तो सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है भाई, तो हमारा मस्तिष्क में होता है। मानव नेत्र किसी वस्तु को देखता है, उसका सिग्नल बनता है कि भाई कौन सी वस्तु है, उसका व्याख्या कहाँ होता है, मस्तिष्क में होता है। जैसे हम आम को देखें तो आंख देखा आम को, यहाँ से संवेदना उत्पन्न होगी, वो कहाँ जाएगी, मस्तिष्क में, तो उसका व्याख्या मस्तिष्क करेगा कि भाई आम ही खाने वाला चीज है तो इसको खाओ। यदि कुत्ता को देखे तो लगेगा नहीं, आंख देखा, इसका व्याख्या कहाँ जाए, मस्तिष्क में जाएगा, संवेदना। अब संवेदना को मस्तिष्क में क्या करेगा, व्याख्या करेगा, तो बोलेगा कुत्ता है, काट लेगा, उसे दूरी बना के रखो। समझ में आया बात, कि मस्तिष्क में उसका क्या होती है, व्याख्या होती है। आंख देखता है, देखने के बाद आंख संवेदना भेजता है कहाँ, मस्तिष्क में, और मस्तिष्क में उसका क्या होता है, विश्लेषण, जिसको हम व्याख्या कहते हैं। तो हमारा कहाँ होगा विश्लेषण, मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है, तो जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष होता है उसको बता दे कौन सा लेंस का दिया जाता है, तो उत्तल लेंस दिया जाता है। दूरदृष्टि दोष रहेगा तो उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष रहेगा तो अवतल लेंस। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, हम कंफ्यूजन को दूर कर दे रहे हैं। देखो दूरदृष्टि दोष, तो दूर कै अक्षर से लिखा हुआ है, 2 लेटर से लिखा हुआ है, दू और दूर। निकट देखो कैसे लिखा हुआ है, 3 से, निकट, निकट लिखा हुआ है। तो इसमें ध्यान रखना कि दू वाला में कै गो आएगा, 3। ये दू से होता है दूर, और 3 अक्षर से क्या होता है, उत्तल। तो दूर में उत्तल, और निकट में कौन होगा, अवतल। देखो अवतल कई लेटर से बना हुआ है, 4 लेटर से बना हुआ है, तो 3 लेटर 4 के साथ आएगा, और दू के साथ कौन आएगा, 3। 2 3 3 4, यानी निकट बोलेगा तो अवतल, और दूर बोलेगा तो उत्तल लेंस। कंफ्यूजन दूर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या क्या है, निकट, 3 में क्या होगा, 4, तो 4 अक्षर से अवतल लेंस, अवतल दर्पण दोनों। अब यहाँ कंफ्यूजन है, तो दर्पण का उपयोग चश्मा में करेंगे कभी, हो नहीं करेंगे, तो किसको उपयोग किया जाता है, लेंस का। तो हमारा सही आंसर कौन होगा, थर्ड वाला, अवतल लेंस। ध्यान देना, इस टाइप का किस ऑप्शन घुमाएगा तो घूमना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए काम में लाया जाता है, तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए सबसे पहले देखो जरा दृष्टि दोष होता है क्या है, तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें कोई भी मानव को क्या करता है, ना तो दूर के वस्तु दिखाई देता और ना ही निकट के वस्तु दिखाई देता है, तो वैसे दोष को हम क्या कहते हैं कि जरा दृष्टि दोष हो, एकदम अंधराल है। अब देखो इसमें होता क्या कि दूर के वस्तु को भी देखना है, निकट के वस्तु को देखना है, तो दोनों लेंस को लगाया जाता है, उत्तल लेंस को भी लगाया जाता है और अवतल लेंस को भी लगाया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं द्विफोकल लेंस या फिर बाईफोकल लेंस। तो देखो हमारा ऑप्शन में क्या है, बाईफोकल लेंस। बाई मतलब दू और फोकल मतलब फोकस, दो फोकस वाला, एगो उत्तल वाला एगो अवतल वाला, दोनों को लगाया जाता है जरा दृष्टि दोष में, इसलिए इसको
बाइफोकल ना कह के कभी द्विफोकल भी तुमको कह सकता है, द्विफोकल, इसलिए ध्यान देना है। हमारा सही आंसर कौन होगा? डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है। देखो क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, खाली बोला कि जब श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे तो श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे तो कितना रंग मिलेगा? 7 रंग। 7 रंग में सबसे अधिक विचलन किसका होता है? तो जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसका विचलन सबसे अधिक होगा। तो सबसे अधिक विचलन होता है हमारा बैगनी का। किसका होता है? बैगनी का। और सबसे कम विचलन यदि बोलेगा तो सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल का होता है। ठीक है, इसको याद करने के लिए ट्रिक होता है बैजानीह पीनाला। लाल नीचे आ रहा है तो लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा। बैगनी बैजानीह बोले ना, तो बैगनी ऊपर आ रहा है तो ऊपर वाला का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा और विचलन सबसे अधिक होगा। आगे बढ़ते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसको हम कहते हैं परितारिका। कॉर्निया के ठीक पीछे एक संरचना होती है जिसको कहते हैं परितारिका या आइरिस। देखो ये वाला भाग उठा हुआ होता है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के ठीक नीचे वाला भाग को क्या कहते हैं? कॉराइड कहते हैं। और कॉराइड आगे आकर 2 उंगलीनुमा रचना बनाता है इस टाइप से, तो उस उंगलीनुमा रचना को हम क्या कहते हैं? आइरिस या परितारिका कहते हैं। तो कॉर्निया के नीचे वाले भाग को हम क्या कहेंगे? आइरिस कहेंगे या फिर परितारिका। तो हमारा ऑप्शन कौन वाला सही होगा? ए वाला। वीडियो कैसा लग रहा है? क्वेश्चन मस्त है। यदि ये क्वेश्चन देखेगा तुम, क्वेश्चन बैग कभी उठा के देखा होगा तो क्वेश्चन बैग में ये सब क्वेश्चन देखने को मिलता है और ये सब अनुमानित किया जा रहा है। यदि बोर्ड एग्जाम इस वर्ष मानव नेत्र संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता है तो इससे फालतू नहीं बनाएगा, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। परितारिका नियंत्रित करती है, तो परितारिका किसको नियंत्रण करता है? नेत्र के साइज को, या कॉर्निया के साइज को, या रेटिना के साइज को, या फिर पुतली के साइज को? तो हम अभी बताएं कि देखो भाई ये परितारिका होता है दोनों, और दोनों परितारिका के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? पुतली। तो नियंत्रित किसको करेगा? पुतली को बढ़ाएगा या कभी घटाएगा। तो किसको करता है? पुतली को करता है। परितारिका किसको नियंत्रित करता है? तो पुतली को करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो प्रकाश को नियंत्रित कौन करेगा? पुतली करेगा। कहाँ है ऑप्शन में? पुतली। नेत्र में जाने वाली प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? पुतली करता है। उसके बाद मोतिया बिंद की स्थिति होती है। मोतिया बिंद की स्थिति कब होती है? जब क्या होता है बाबू? क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाता है और क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है। दुधिया हो जाएगा और धुंधला हो जाएगा तो उस स्थिति में हमारा कौन सा दोष उत्पन्न होगा? मोतिया बिंद। तो ऑप्शन कौन होगा? ए एंड बी दोनों, जो कहां दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा प्रकीर्णन कौन सा रंग करता है? तो नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। यही कारण है कि आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? हमें नीला दिखाई देता है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रकीर्णन बोलेगा तो नीला, सबसे ज्यादा विचलन बोलेगा तो बैगनी, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य बोलेगा तो लाल। आई होप बातें क्लियर हो गई है। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले न्यूटन महोदय ने किया था। सबसे पहले कौन किया था? न्यूटन महोदय ने किया था। आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष की किस दिशा में, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो इंद्रधनुष बता दे कि सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। यदि सूर्य पूरब की ओर है तो इंद्रधनुष कहाँ बनेगा? पश्चिम की ओर। यदि सूर्य पश्चिम की ओर है तो इंद्रधनुष कहाँ बनेगा? पूरब की ओर। तो सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में हमारा क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो सबको पता होगा 3 × 10 के पावर, ये नहीं है, 10 के पावर 8 होगा, 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यदि किलोमीटर में बोलता है तो ये क्या हो जाएगा? 3 × 10 के पावर 8 नहीं, किलोमीटर में बोलेगा तो 8 नहीं होगा, 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड होगा। कभी मीटर में बोलेगा तो कभी किलोमीटर में बोलेगा, ध्यान देना है। मीटर में बोलेगा तो 8, किलोमीटर में बोलेगा तो 10 के पावर 5। 32 क्वेश्चन नंबर है कि वायुमंडल अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? तो सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय होने से 2 मिनट पहले हमें दिखाई दे देता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किस में होगा? हवा में होगा। हवा से भी ज्यादा किस में होता है? निर्वात में होता है। लेकिन निर्वात हमारा ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा सही आंसर कौन होगा? हवा होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की प्रकीर्णन कणों को बनाता है। प्रकाश की प्रकीर्णन कणों को क्या बनाता है? दृश्य बनाता है, मतलब देखने लायक। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तभी तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, टकराता है तब भी ना देख पाते हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या बनाता है? किसी वस्तु को दृश्य मतलब देखने लायक बनाता है। आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो अत्यधिक ऊंचाई मतलब वायुमंडल के छोड़ के कहाँ उड़ रहा है? संताप मंडल में। संताप मंडल में उड़ रहा है बाबू, तो कैसा दिखाई देगा? काला काला दिखाई देगा। लाजमी बात है कि काला काला दिखाई देगा, काहे कि वहां प्रकीर्णन नहीं होगा प्रकाश का, तो कैसा दिखाई देगा? काला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि खतरे का संकेत का प्रकाश किस रंग को होता है? अभी बताया कि खतरे के जब संकेत देना हो तो किस रंग का प्रयोग किया जाता है? लाल का। क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और विचलन कम होता है, जिस कारण अत्यधिक दूरी तक लाल प्रकाश पहुंच पाता है। तो हमारा सही आंसर लाल, डी वाला कौन होगा? डी आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है? तो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय हमारा आकाश कैसा दिखता है? लाल। कभी लाल नहीं देगा तुम्हारा ऑप्शन में, तो ये देगा रक्ताभ, मतलब रक्त के आकार का। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यदि वीडियो अच्छी लग रही है, बातें समझ में आ रही है, ऑब्जेक्टिव अच्छी लग रही है, तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पर पहुंच सके। और यदि बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स प्रदर्शन करना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो को जरूर देखें। वजह, हम ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव को पर डे लाएंगे, VBI ऑब्जेक्टिव हो या फिर जो भी पूछा गया क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन को चैप्टर वाइज चैप्टर लाएंगे और उसको हम विश्लेषण से विस्तार से समझाएंगे। यदि आपको कभी जरूरत पड़ता है कि नहीं आप सब्जेक्टिव भी बनाइए, तो सब्जेक्टिव को भी एकदम बहुत इजीली तरीका से समझाएंगे और बताएंगे, याद करवाते चलेंगे। इसलिए यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से, किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश का परिकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश की परिकीर्णन को क्या कहते हैं? हम टिंडल का प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। कोलाइडी विलयन में क्या होता है बाबू? हमारा टिंडल प्रभाव होता है। आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र क्या काम करता है? तो मानव नेत्र क्या काम करता है, कैसा काम करता है? तो कैमरा की तरह काम करता है। जिस प्रकार से कैमरा किसी वस्तु को क्या करता है? फोटो खींचता है, उसी प्रकार से हमारा आंख भी किसी वस्तु को देखकर उसको क्या खींच लेता है? फोटो खींच लेता है, ताकि उसको बढ़िया से हम पहचान सके। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को तू एक बार देखा है ना, कभी फिर से क्या कोई आदमी को एक बार देखा है, कभी फिर से उसको देखेगा ना, तो तुमको दिमाग में आएगा अरे हम इसको कहीं देखे हैं। कुछ देरी माइंड को देगा, माइंड को तू देगा उसको लोड कि सोचो तो कहाँ देखे थे, तो कुछ देरी के बाद आपको रिजल्ट देगा कि हाँ यहाँ देखे थे। इसका मतलब है माइंड उस आदमी का क्या कर लिया है? फोटो खींच लिया है। तो आंख किस रूप में काम करता है? कैमरा की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार से आंख में एक लेंस होता है, उसी प्रकार से कैमरा में भी क्या होता है? लेंस होता है। जिस प्रकार से आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है, ठीक उसी प्रकार से कैमरा में भी क्या लगा होता है? फोटो फिल्म लगा होता है। पहले फिल्म नहीं आती थी, पहले रीले आती थी, तो रीले पर प्रतिबिंब बनाता था, लेकिन अब क्या आने लगी है? फिल्म आने लगी है, इसलिए वो कहाँ बनाता है? फिल्म। एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है इसमें बाबू कि मानव नेत्र ठीक कैमरे की तरह कार्य करता है, व्याख्या करे, तो इसको बताना पड़ेगा। यदि ऐसा वीडियो चाहे तो फिर बोलना, हम बना देंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि तारों का टिमटिमाने का कारण है। तो तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? ये ऑब्जेक्टिव को हम तुमको क्या कर रहे हैं? होमवर्क दे रहे हैं। इसको क्या करना है? कमेंट में बताना है कि तारे आखिर टिमटिमाते हुए नजर क्यों आते हैं। हम कुछ ऑप्शन को एलिगेशन करें। देखो वो प्रकाश का परावर्तन तो होगा नहीं, ये प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकाश का अपवर्तन, दो ऑप्शन बचा है तुम्हारा, यही दो में से कोई आंसर है। इसलिए यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर
और हाँ, ये बात को कमेंट जरूर करें कि आपको कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। कॉपी कलम लेके बैठे थे ना जी, कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है और कैसा लगा है वीडियो जो, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लें, ठीक है। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग किसके ऑब्जेक्टिव करेंगे, विद्युत धारा को करेंगे, ठीक है। आज का यहीं तक। भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं फिजिक्स में।